हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बेटा, क्या आप लोग भी अपने फेवरेट टीचर की 10-10 घंटे की लेक्चर्स देखते हैं एक दिन में, और फिर जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा, है ना? ऐसा बिल्कुल हुआ होगा, स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में। आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता ही नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। बस कुछ हुक्स होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं, कुछ मेमोरी पॉइंट्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि याद रखने होते हैं और अप्लाई करने होते हैं। तो आपको क्लास में तो आपसे सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपके टीचर्स आपको जो क्वेश्चंस करवाते होंगे आपको पसंद भी आते होंगे, है ना? लेकिन जब खुद प्रैक्टिस करने की बात आती है या फिर जब टेस्ट में वो सवाल पूछा जाता है तो सर बिल्कुल सब गायब सा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि क्या अप्रोच हमारी डेवलप हो पाई है या नहीं हो पाई है। देखिए, अगर इस प्रॉब्लम के साथ आप अगर गुजर रहे हैं तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली जिनका फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पोर्शन जो होता है थोड़ा सा वीक होता है। ये कुछ नई प्रॉब्लम नहीं है, सालों से एग्जिस्ट करती है एंड एग्जिस्ट करती भी रहेगी। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक बात कंफर्म है, आपकी अप्रोच में जो भी प्रॉब्लम होगी इस रोड मैप के थ्रू आपको एटलीस्ट उस अप्रोच को ठीक करना आ जाएगा। देखिए, इसको देख के नंबर तो नहीं बढ़ेगा आपका, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्ट्रैटेजी अप्रोच, लेकिन प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, क्योंकि प्रॉब्लम देखिए टीचर की गलती नहीं है, ना ही आपके पढ़ने में कोई गलती है। आप लोग अच्छा पढ़ते हैं, आपको समझ में भी आता है। प्रॉब्लम सीक्वेंस की है कि किस सीक्वेंस में पढ़ना है। आई एम सपोजिंग कि जितने तक बच्चे यार इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, उन्होंने ऑलरेडी कुछ बार चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आज मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप वे बताता हूं किस तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करना चाहिए, और जिस तरीके से हम अपने बच्चों को यहां पे रेजिडेंशियल कैंपस में पढ़ाते हैं, और खुद भी मैं इसे पर्सनली फॉलो करता हूं। देखिए कैसे, अगर आपकी उम्र में होता ना तो देखिए मैं डेफिनेटली ये तरीका ट्राई करता। कैसे? सबसे पहले चैप्टर सीक्वेंसिंग, सबसे पहला स्टेप होता कि चैप्टर का सीक्वेंस क्या होने वाला है, व्हाट शुड बी द चैप्टर सीक्वेंसिंग, हमें कैसे पढ़ना होगा। तो देखिए, सबसे पहले बेटा अगर चैप्टर सीक्वेंसिंग की बात करूं तो आपको पहले इसमें 3 पार्ट करने होंगे। आपको बोलना जो मेरे ए वाले चैप्टर्स हैं, यानी कि पार्ट 1 वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स एंड सॉल्यूशंस। मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स एंड सॉल्यूशंस, ये कैसे हैं? ये चैप्टर्स आपके आईक्यू लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं या आपके क्रेनियल कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। मतलब एक्चुअली में नहीं बढ़ाते हैं, उसके सोचने की कैपेसिटी को, जो आपकी सोचने की कैपेसिटी है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले ये चैप्टर्स हैं। कैसे चैप्टर्स हैं? ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपको इन चैप्टर्स में अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। जो पार्ट 2 वाले जो आपके चैप्टर्स आते हैं, जो आपके पार्ट 2 चैप्टर्स आते हैं, ये हमेशा आपको डिफिकल्ट रखने चाहिए। देखिए, कुछ लोग यहां पे डिसएग्री करेंगे, वो बोलेंगे सर यहां पे आपके इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स इस टाइप के चैप्टर्स नहीं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपको पार्ट 2 में बेटा थर्मो और इक्वली ही पढ़ना चाहिए, नथिंग एक्स, और दोनों साथ में। आपको पार्ट 2 में थर्मो इक्वली पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस क्रेनियल कैपेसिटी को डेवलप करने के बाद जब थर्मो और इक्वली पढ़ते हैं, लॉजिकली आप इसे समझने में समर्थ हो जाते हैं। यू आर वेरी वेल एबल टू अंडरस्टैंड दीज चैप्टर्स, थर्मो और इक्वली, अगर आप इसके बाद पढ़ते हैं। और तीसरे पार्ट में आपको काइनेटिक्स जैसे चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर, जो आपके थोड़े से डिसकनेक्टेड आपको फील होंगे इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक कॉमन लॉजिक है मोल कॉन्सेप्ट से जो आगे चलता रहता है। थर्मोइक्विलिब्रियम में एक कॉमन लॉजिक है, पर काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो थोड़ा सा डिविएट हो जाता है उस लॉजिक से, तो ठीक है, बट आपको लास्ट में यही सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। आपकी एंडिंग बहुत शानदार होनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये तो रहा आपकी सीक्वेंसिंग कैसे होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे चैप्टर जैसे स्टोइशियोमेट्री, मैंने वो मोल कॉन्सेप्ट में ही कंसीडर कर रहा हूं, ऐसा मत बोलिएगा कि रहा नहीं, ठीक है? तो फिजिकल केमिस्ट्री के यही तो चैप्टर है आपके पास, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर। एक चैप्टर आपका, मतलब जैसे आपने इक्विलिब्रियम को, अब इसमें जैसे केमिकल और आयनिक हो गया, इसमें जैसे आपका क्या हो गया, ये आपका केमिकल और आयनिक भी आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, ठीक बात है, ये केमिकल और आयनिक। और एक चैप्टर जो आपको हमेशा लास्ट में ही पढ़ना है, जो हमेशा लास्ट में ही पढ़ना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड चैप्टर। बस आपको यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में सीखने को मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं। हमेशा लास्ट में करिए, बहुत सुखी रहेंगे आप। ठीक है, फिर ये तो रहा आपका स्टेप नंबर 1 कि ऐसे बेटा आपको स्टार्ट करना पड़ता है। फिर आया स्टेप नंबर 2, दैट इज बेसिक्स आर हार्डेस्ट। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री का अगर कोई चैप्टर होता है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर फिजिकल केमिस्ट्री का आता है तो याद रखिएगा उसका सॉल्यूशन हमेशा 3 लाइंस में होता है। सॉल्यूशन ऑलवेज इन
3 लाइन्स, हमेशा ये 3 लाइन से ज्यादा का सोल्यूशन नहीं होता है। उसके बाद कैलकुलेशन आगे जा सकती है, लेकिन दिमाग सिर्फ 3 लाइनों में लगाना होता है। यानी कि एक बहुत अच्छी मैं आपको राय यहाँ पे एक सजेशन आपको देना चाहूंगा कि अगर आपका क्वेश्चन 3 लाइन में आपको समझ में आ जाता है, इनफैक्ट 2 लाइन में आ जाता है, तीसरी लाइन में आपने उसे बना लिया है, तो समझ जाइए आप ठीक करना है। अगर नहीं बन पा रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल तो समझ जाइए आप गलत कर रहे हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाइए। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने का। बेसिक्स आर द हार्डेस्ट, बिल्कुल सही बात है बेटे। इसीलिए जो आपको पार्ट ए चैप्टर्स है वो बहुत अच्छे से करने होंगे। अगर आपको पार्ट ए चैप्टर समझ में आते हैं तो पार्ट ए और सी में आप सी को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं, तो पार्ट बी आपको शायद सिर्फ मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप बेसिक समझते हैं तो आपके हमेशा 3 लाइन में सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर आपको मुश्किल लगती है चीजें तो 3 लाइन में उसको निकालने की कोशिश करिए। कैलकुलेशन आपकी हो सकती है 5 लाइन में चले जाए, बट 3 लाइन में उसका लॉजिक हमेशा इतना ही रहेगा। ठीक बात है। चलिए, तीसरा है कि फॉर्मूला इज द किंग। देखिए, नो डाउट इस बात में कोई भी शक नहीं है कि एग्जामिनेशन में लगभग 60 to 70% जो क्वेश्चन होंगे, जो आपके 60 to 70% क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चंस ये आपके फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे, ये आपके फॉर्मूले बेस्ड ही होने वाले हैं। हाँ, लगाना कौन सा फॉर्मूला है, किस टाइम पे लगाना है, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप एक तरीका ट्राई कर सकते हैं। वो क्या है? वो है वन फॉर्मूला 5 क्वेश्चंस। 1 फॉर्मूला 5 क्वेश्चंस टेक्निक को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला रिमेम्बरेंस में दिक्कत होती है। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं बाय द वे, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम फॉर्मूले याद करके चले जाएंगे, फॉर्मूले कभी याद होते ही नहीं है, फॉर्मूले हमेशा प्रैक्टिस करे जाते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रो टिप, एक टीचर के उसमें आप प्रो टिप मानिए, ये आपके लिए एक बिल्कुल प्रो टिप है, हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना इस चीज को कि जब भी आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस, आप जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और कोई फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला। चाहे सेम फॉर्मूले पे 10 बार सवाल क्यों नहीं है, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। आप हमेशा फॉर्मूले को लिखेंगे, फॉर्मूला फर्स्ट, आप हमेशा फॉर्मूला को लिखेंगे ऑलवेज। चाहे आपसे मोलैरिटी का सवाल ही क्यों ना 5 बार पूछा है, लेकिन 5 बार आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, आप डेफिनेटली आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बिलीव मानिए, ये मैं खुद भी फॉलो करता हूं। ठीक है, मैं जब बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूं, जब बच्चों के सवाल डीपीपी में करवाता हूं, तभी भी मैं ये सेम चीज करता हूं और तभी आपको याद रहता है। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, स्टेप नंबर 4 आपको करना होगा, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये पूरी की पूरी जो बातें मैंने कही है, दीज बातें स्टैंड्स नल एंड वाइड। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट, ये सब कुछ किस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी होती है। सबसे पहले क्या, जो भी डीपीपी आप फॉलो करते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बैंक, एक अच्छा टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक का सेट, फिर नीट के पीवाईक्यू आपको करने हैं। और अगर आपको 150 नंबर, 150 आप 150 इसमें स्कोर कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब पेपर का लेवल बेटा थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, तो आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आपको करने होंगे, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस। कैसे? एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस, आप अपने टीचर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस करिएगा, जो भी वो रिकमेंड करते हैं आपको वही, आपको सारे नहीं लगाने होते, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो भी आपको रेलेवेंसी लगेगी उसके हिसाब से, दैट इज इट विल बी बेस्ड ऑन रेलेवेंसी। ऐसा भी कुछ नहीं कि आपको आउट ऑफ द सिलेबस जाके कुछ पढ़ना है, नहीं, इट विल बी बेस्ड ऑन रेलेवेंसी। जैसे मैं क्या करता हूं, मैंने पिछले 10 साल के जेईई मेंस के ना डीपीपी बना रखी है, तो बच्चों को मैं वही देता रहता हूं सिलेबस खत्म होने के बाद, और उसी का एक टेस्ट भी बना के दे देता हूं कि बच्चे टेस्ट के फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो जेईई मेंस का पीवाईक्यू आप रेलेवेंसी के हिसाब से करते हैं, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, ये सेम ऑर्डर है जो यहाँ पे हम बच्चों को बताते हैं अपने ऑफलाइन सेंटर में, अपने रेजिडेंशियल कैंपस में हम बच्चों को सेम ऑर्डर पे बताते हैं। और बेटा सिर्फ इतना करके देखिए, अभी तो हम जेईई मेन तक नहीं पहुंचे क्योंकि वो सिलेबस खत्म होने के बाद ही होता है, लेकिन अगर आप खुद से करें तो आप कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना करके ना, इतना करके आप डेफिनेटली 50% इंप्रूवमेंट, और अगर मार्क्स की इंप्रूवमेंट, और अगर मार्क्स की बात करूं तो 150 प्लस मार्क्स, 150 प्लस मार्क्स आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप 100 प्लस मार्क्स इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 100 प्लस इन द सेंस मैं आपको ये बोल रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से, तो परसेंटेज की बात करूं तो 90% के हिसाब से ऐसा कर लेते हैं कि आपका 90% फिजिकल इसमें कवर हो जाएगा, 90% फिजिकल केमिस्ट्री आप इसमें इजीली कवर कर देंगे। एड ऑन टू दैट कि आप उसमें एक रेगुलर टेस्ट अगर ऐड करते हैं, कुछ आप रेगुलर वीकली टेस्ट, मैं सारी वही बातें बता रहा हूं आपको, जो अगर आप रेगुलर वीकली टेस्ट इसमें ऐड करते हैं, प्लस आप जेईई मेंस के पीवाईक्यू ऐड करते हैं, तो
तो बेटा ये जो आपका नंबर है ना, ये 100% डेफिनेटली लिख दिया आपके सामने, 100% तक इंप्रूव कर सकता है, ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। ठीक है, अब बोलते हैं सर क्या जेईई मेंस का सवाल जरूरी है? देखिए फिर से मैं कहूं कि जेईई मेंस का सवाल इसलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड है, नहीं, वो सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके बेसिक्स को बहुत जोर से हिट करता है। जो हमारा स्टेप नंबर 2 था, दैट इज बेसिक्स आर द हार्डेस्ट, वो इस पॉइंट को बहुत जोर से हिट करता है। क्योंकि जब हम जेईई मेंस के कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है यार ये तो सवाल बहुत आसान है, वही एक लाइन का सवाल है, बट आपको समझ में आना चाहिए था कि आपको सबसे पहले आंसर करना क्या है। इसीलिए कह रहा हूं बेसिक्स को सुधारना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक बात है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपको किस तरीके से के आपको फिजिकल केमिस्ट्री में प्रोसीड करना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए बेटा, पहले जैसा पेपर अब नहीं आता है। पहले बहुत इजी पेपर आता था, अब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे उसका डेफिनेटली मतलब जो लेवल होना चाहिए उसी लेवल का पेपर अब आता है। तो अब इट इज हाई टाइम, सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला याद तो होना चाहिए लेकिन सिर्फ फॉर्मूले से याद काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले के अलावा भी आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो फिर से रिवाइज करिए मेरे साथ कि आपको सबसे पहले चैप्टर की सीक्वेंसिंग करनी है। क्या करनी है? आपको चैप्टर की सीक्वेंसिंग करनी है। आपको 3 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड करने होंगे 100%। ठीक है। सेकंड पार्ट, अपने बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, यानी कि जो पार्ट ए वाले चैप्टर्स हैं वो आपके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, थर्मो इक्ली अगर आपको ऊपर नीचे है तो वो डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं मान सकता हूं, हो सकता है, लेकिन जो आपके बेसिक्स चैप्टर है पार्ट ए और पार्ट सी वाले, फिर जो क्रैमिंग वाले चैप्टर्स हैं वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर हमने देखी था कि आपका जो पार्ट सी था, दैट इज फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, और जो आपका स्टेप नंबर 4 था, एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग की, पहले आप डीपीपी करेंगे अपनी, फिर आप क्वेश्चन बैंक, दैट इज टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, फिर नीट के पीवाईक्यू और जेईई मेन के पीवाईक्यू, एड ऑन टू दैट आप टेस्ट रेगुलर देंगे। देखिए एक भी सवाल गलत होने की प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं होती है। हम लोग जो बच्चे अभी देख रहे हैं, आपको पता है हम रेगुलरली आपको कंटेंट से अपडेट करते रहते हैं। अब काउंसलिंग का सेशन खत्म हो चुका है, अब फिर से आपकी तैयारी स्टार्ट होने वाली है। चैप्टर इस चैनल पे बिल्कुल बरकरार रहिए। अगर आपको लगता है कि कैसा हम लोग आपको कंटेंट देते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ए नॉच टॉप लेवल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स और पूरी बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कराए जाते हैं, एक एक सवाल बहुत डिटेल में कराया जाता है। तो अगर आपको अपडेटेड रहना है, फटाफट सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि आपको और क्या स्ट्रैटेजीज जाननी है, और फर्दर के लिए आपको वीडियो को लाइक भी करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करना होगा, और कमेंट में ये भी बताइए आप सबसे पहले इस साल के लिए, दैट इज नीट 2027 के लिए कौन सी सीरीज चाहते हैं कि हम लोग स्टार्ट करें जिससे आप लोगों की कुछ हेल्प हो पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।